सभापति जी। क्वेश्चन नंबर 91, माननीय राजीव शुक्ल। धन्यवाद उपसभापति जी। माननीय मंत्री जी, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट सप्लीमेंट्री माननीय राजीव सर, अपने सवाल में माइक तो चालू करो भाई। वो चालू, ये अपने इस पे बोल दो। जवाब में गवर्नमेंट ने कहा है कि ये सब तो छुट्टियां जो है, ये सब तो तय करने का अधिकार कोर्ट को है। सुप्रीम कोर्ट अपनी छुट्टी तय कर लेती, हाई कोर्ट अपनी तय कर लेती, चीफ जस्टिस चाहे जितनी छुट्टी बढ़ा दे घटा दे, सरकार का कुल मिला के जवाब है। इस समय जो पेंडेंसी ऑफ द केसेस है 4 करोड़ 90 लाख है कंट्री में। लिटिगेंट्स भटक रहे हैं, परेशान हैं, और जो है डिस्पोजल उनका नहीं हो रहा। आखिर किसको रिस्पॉन्सिबल करें? जुडिशरी कहती है गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं करती, तमाम वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। गवर्नमेंट कहती है कि जो कोलिजियम सिस्टम है वो इस तरह का होना चाहिए जो एनजीएससी का पुराना प्रपोजल था, कि जिसमें सब लोगों के साथ मिलजुल के जजेस का सिलेक्शन हो। ये झगड़ा भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। ऑनरेबल चेयरमैन साहब ने भी इस इशू को उठाया था। तो मैं वही सरकार, उन्होंने अभी जो रिटायर्ड जो जजेज हैं उनको भी तमाम बेनिफिट अनाउंस किए हैं। तो ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेज हैं इनको ख़त्म करने के लिए जो खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर्ड वो कहते हैं कि इट हैज़ बिकम ए ओपेक सिस्टम, मतलब इट हैज़ नॉट ऑफ नो यूज। तो आई वांट टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर what roadmap, what plan has he got in future to resolve this crisis? Thank you. डिप्टी चेयरमैन सर, जो माननीय सदस्य राजीव जी ने सवाल पूछा है, एक तो गंभीर सवाल है और सदन को और पूरे देश को भी चिंता करने का आवश्यकता है। मुझे भी ये बताते हुए चिंता होती है कि हमारा देश में इस वक्त टोटल पेंडेंसी ऑफ केसेस 5 करोड़ के आंकड़े को छूने वाले हैं। और जब देश में 5 करोड़ के लगभग केसेस पेंडिंग है तो आप समझ सकते हैं कि इसका प्रभाव आम लोगों में कितना होता होगा। ये इसका कई कारण है। जो मूल कारण एक माननीय सदस्य जी ने जो जिक्र किया, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और जो जजेस का संख्या जो स्ट्रेंथ जितना सैंक्शन हुआ उसमें से जो पेंडेंसी है, यानी कि वैकेंसी इस वक्त जो देश भर में है। 2015 में लोकसभा और राज्यसभा ने मिलकर के सर्वसम्मति से नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को पारित किया था, और साथ साथ में 2/3 राज्यों ने भी इसको सहमति देकर के यहां पारित हुआ था। ये एक हमारा देश संविधान से चलती है और देश का सॉवरेनिटी लोगों के पास है। लोगों के भावना से देश चलता है और संविधान के मुताबिक चलता है। मैं सीधा राजीव जी ने सवाल किया उसको अपने बात को जोड़ के ये बताना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से पूरी ताकत, पूरी योजना के तहत हम पेंडेंसी को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जो कदम जितने उठाए हैं उसको मैं बहुत लंबा उसका जवाब हो जाएगा, तो उसको मैं अभी जिक्र नहीं करते हुए ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त वैकेंसी को भरने के लिए सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार है। जो कॉलेजियम नाम तय करके यहाँ भेजते हैं उसके अलावा सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है कि जजों का अपॉइंटमेंट के लिए हम नए नाम ढूंढें। हम बार बार चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हम निजी तौर पर भी कहते हैं और लिखित तौर पर भी हमने कहा है कि जजेस का जो वैकेंसी है उसको भरने के लिए तुरंत नाम भेजा जाए, और नाम भेजते वक्त भी ऐसे जजों का नाम भेजे ताकि वो क्वालिटी हो, और हमारा देश का जो विविधता है उसको देखते हुए सब जाति, सब धर्म, महिलाओं को खास करके इसमें इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा सदन का जो भावना है, देश की जनताओं का भावना है, उसके मुताबिक हम काम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा कोर्ट के बारे में टिप्पणी में इसलिए नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि कभी कभी लगता है कि जो अधिकार कोर्ट को दिए हैं
उस पर सरकार हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन आप संविधान का प्रावधान देखेंगे तो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस और अपॉइंटमेंट का जो प्रोसीड्यूर है वो सरकार का ही अधिकार था और कोर्ट के साथ हमारा कंसल्टेशन चलता था। 93 का बाद वो चेंज हो गया। तो मैं राजीव जी को इतना बताना चाहता हूं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को खत्म करने के लिए हम जरूर अपना तरफ से पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट को लेकर के जब तक हम नए व्यवस्था खड़ा नहीं करेंगे तब तक जजेस का वैकेंसी का इशू, अपॉइंटमेंट का सवाल उठते रहेगा। और मुझे ये कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन बात सही है कि देश के भावना या इस सदन का भावना जो रखा गया था उसका मुताबिक आज हमारा पास व्यवस्था नहीं बनी है। दूसरे सर, जो आपने रिटायरल बेनिफिट्स, क्योंकि सर मैं 1 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए ले रहा हूं कि महत्वपूर्ण है। हमारे सरकार जजों के बारे में, उनका वेलफेयर, उनका वेलबींग के लिए हम सोचते हैं। अभी सरकार ने निर्णय किया कि जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जब रिटायर होंगे उसके लिए कुछ बेनिफिट्स, उसके लिए जो बेनिफिट्स हैं हमने एक्सटेंड किए हैं। मैं देखिए आज यहाँ मंत्री बैठे हैं, मंत्री आप लोग भी मंत्री थे, मंत्री रिटायर होने के बाद, हारने के बाद कोई बेनिफिट नहीं मिलते हैं सिवाय जो पेंशन पार्लियामेंट से जो मिलता है। लेकिन जजों का पेंशन के अलावा हमने जो अभी एक्सटेंड किए हैं बेनिफिट्स, चीफ जस्टिस के लिए, चीफ जस्टिस रिटायर हो जाते हैं उसके बाद उसको एक डोमेस्टिक हेल्प मिलेगा विच इज इक्विवेलेंट टू लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, एक शॉफर मिलेगा इक्विवेलेंट टू द लेवल ऑफ जूनियर कोर्ट अटेंडेंट, और सेक्रेटरियल असिस्टेंट जो इक्विवेलेंट टू ब्रांच ऑफिसर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये चीफ जस्टिस के लिए प्रावधान किया है। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के लिए हमने जो उनको बेनिफिट दिए हैं, एक डोमेस्टिक हेल्प, एक शोफर, और साथ साथ सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस सेंसिटिव मैटर डील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद 6 महीने के लिए उसको टाइप 7 का एक एकोमोडेशन और राउंड द क्लॉक 5 साल तक उसको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस को 3 साल तक के लिए राउंड द क्लॉक उनको सिक्योरिटी देने का प्रावधान रखा है। थैंक यू। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय राजीव जवाब दिया है उसमें उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत असहाय महसूस किया है कि सब कुछ जो है कॉलेजियम ने अपने पास रख लिया, जजेस के अपॉइंटमेंट को सरकार का कहीं को रोल लेगी। मुझे याद है कि जब हमारी भी सरकार थी और इसके बाद जब ये मोदी जी की सरकार आई तो हम लोगों ने NGSE पास किया था और यूनानिमसली पास किया था, पूरे सदन ने पास किया था। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप उसको रिवाइव कर रहे हैं? इट्स अ वेरी स्ट्रेट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। आर यू प्लानिंग टू रिवाइव दैट बिल टू क्रिएट NGSE ताकि सो दिस प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व? सेकेंडली, ये जो आप कह रहे हैं सारी सुविधाएं रिटायर्ड जजेस को दी, तो उनके साथ कुछ काम भी ले रहे हैं ताकि पेंडेंसी कम हो कि सिर्फ सुविधाएं देते चले जा रहे हैं? ड्राइवर, कार, स्टाफ, कुक। हो गया। थैंक यू सर। राजीव जी ने फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण एडिशनल सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। जहां तक NGSE का सवाल है, मैंने पहले ही बता दिया कि देश का सोच, सदन का सोच सबने देख लिया और सुप्रीम कोर्ट का 5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने जो स्ट्राइक डाउन किया, उसके बाद मैं आज इस सदन को बताना चाहता हूं, कई रिटायर्ड जजेस और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य ने भी सार्वजनिक रूप से कहा है कि उस समय का जो निर्णय हुआ और पार्लियामेंट का यूनानिमसली पास किया वाला एक्ट को खारिज करना, ये सही नहीं था। ये उस पीठ में जो थे उन्होंने भी इस बात को कही है और कई जजों ने, सिटिंग जजेस और रिटायर्ड जजेस ने भी कहा है। और देश के कई जाने माने जूरिस्ट, लॉयर्स, एडवोकेट्स और कई हमारे राजनीतिक दल के सदस्यों ने भी इस बात को कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने इस देश के सोच के साथ आया वाला एक निर्णय को जो स्ट्राइक डाउन किया है वो सही नहीं किया है। मेरे पास मुद्दा आया और मैं इस सदन को जानकारी देना मेरा दायित्व है, इसलिए मैं जानकारी दे रहा हूं। थैंक यू। प्लीज नो
मिस्टर तिरुचि शिवा, नो नो नॉट, नन, यू हैव आस्क्ड, आपने पूछ लिया सवाल। माननीय तिरुचि शिवा जी, नहीं प्लीज, माननीय तिरुचि शिवा जी। Mike. Thank you, हाँ, Deputy Mike is Chairman. on, please. Sir, since there is no reservation policy is in place in the appointment of judges, there is a strong feeling that the SC, ST, OBC and women category are not getting the due representation in the appointment of judges. I would like to know the breakup details of the number of judges in SC, ST and women and OBC quota in High Court and Supreme Court, and would the minister consider of changing the nomenclature of Madras High Court as Tamil Nadu High Court? Thank you. सर, सबको पता है कि जुडिशरी में रिजर्वेशन नहीं है, फिर भी कुछ प्रथा ऐसा है जिसको हम मानते हैं। जैसे कैबिनेट फॉर्मेशन में कोई रिजर्वेशन नहीं होता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी सब जाति, सब धर्म और सब इलाका का ध्यान में रखते हुए कैबिनेट फॉर्मेशन होती है। इसी प्रकार से जुडिशरी को लेकर के जो आखिरी पत्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लोगों को जो लिखा है, उसमें हमने ये आग्रह किया कि जब आप नाम भेजेंगे, ऐसे नामों को आप ध्यान में रखा जाए जो वंचित वर्ग के लोग हैं, क्योंकि आज तक इतिहास में सुप्रीम कोर्ट में शेड्यूल ट्राइब एक ही जज हुए हैं, जस्टिस सेमा जो नागालैंड से आते हैं। आज तक एक सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लोग एक मात्र रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, और आज हमारे पास 4 शेड्यूल कास्ट के जज हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि कितने जाति से कैसे लेना चाहिए, मैं इसका नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य ने पूछा है तो मैं इसको जवाब दे रहा हूं। तो रिजर्वेशन नहीं होने के बावजूद भी हमने आग्रह किया है कि कोशिश करे कॉलेजियम कि सब जाति को किसी न किसी रूप से जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। थैंक यू। माननीय सुशील मोदी जी, माननीय सुशील मोदी। उपसभापति महोदय, प्लीज प्लीज, माननीय मंत्री ने ये हॉलीडेज के बारे में उत्तर दिया है। टेक योर सीट मिस्टर वाई को। उपसभापति, माननीय मंत्री जी ने बताया कि हाई कोर्ट के अंदर 155 हॉलीडेज होती है एक साल के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट में 141, और इतनी बड़ी संख्या में केसेस पेंडिंग है, और पूरे हिंदुस्तान में किसी दूसरे इंस्टीट्यूशन में वोकेशन का प्रावधान नहीं है, केवल स्कूल कॉलेज छोड़कर। संक्षिप्त सवाल। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बात करेंगे कि समर वेकेशन, विंटर वेकेशन को खत्म करके, और जैसे हर व्यक्ति अपनी छुट्टी लेता साल में 120 या 115, वो व्यवस्था जो अन्य जगह पर लागू है, उसको करने के बारे में क्या चीफ जस्टिस से बात करेंगे? धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सुशील मोदी जी का जो अनुपूरक प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की छुट्टियों को लेकर के क्या माननीय मंत्री जी मुख्य न्यायाधीश से बात करेंगे, इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि अदालतों का जो कार्य दिवस है वो भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय के अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाता है, जिससे उसकी बैठकें और अवकाश आदि सब उसी में शामिल हैं। इसी प्रकार से हाई कोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी बैठकों और छुट्टियों सहित अपने अभ्यास और प्रक्रियाओं को विनियमित करने के लिए नियम बनाते हैं। अदालतों की छुट्टी कम करने या समाप्त करने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि मामला न्यायपालिका के क्षेत्र से संबंधित है। लेकिन जैसा पेंडेंसी पर हमेशा चर्चा होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट में लगभग 5 करोड़ के आसपास होने जा रही हैं, तो इस बात करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि ये जो समर वेकेशन है ये 7 सप्ताह की हैं, माने 49 दिन। तो पिछले 4 साल से मैं देख रहा था छुट्टियां जो हैं 1 साल पूरे 49 दिन हुई और 3 साल 48 दिन हुई हैं। इसके बाद विंटर वेकेशन भी है, होली भी 5-6 दिन की है, दिवाली भी 5-6 दिन की है, और गस्टेड हॉलीडे हैं। सैटरडे संडे को माननीय सुप्रीम कोर्ट का कार्य दिवस नहीं होता है, तो इस प्रकार की बात की जा सकती है। और हम सबका, सरकार का और अदालत का, सबकी मंशा यही है कि पेंडेंसी कम हो और त्वरित न्याय लोगों को मिल सके। धन्यवाद। माननीय विवेक तनखा। सर, मेरा प्रश्न ये है कि हम देख रहे हैं कि पेंडेंसी की प्रॉब्लम है,
जजेस की अपॉइंटमेंट की भी प्रॉब्लम है और इसके लिए तो एक लार्जर डिबेट किसी दिन आई एम श्योर पार्लियामेंट में होगा. बट द क्वेश्चन दैट इज बिफोर यू ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर is that whether vacations should be permitted or not in the courts. मेरा इसमें एक सुझाव है, is something which might be the judiciary might accept also. You should have continuing courts. Court should never close. But you can give holidays to judges and which can be spread across the year in terms of their own convenience. Instead of closing the court, give them that. माननीय विवेक तनखा जी, आपका सुझाव है ये, सवाल आप पूछें. तो सवाल ये है कि can the government come forward with such a suggestion to the government? Thank you. With the court. Thank you. Sir, Honorable Member Vivek Tankaji himself is a very senior lawyer. He understands how judiciary functions and how much government can intervene. However, his suggestion is well taken, and definitely there is a feeling amongst the people of India that the long vacation which the courts obtain is not very convenient for the justice seekers. Definitely, as a law minister, it is also my bounded obligation and duty to convey the message of this House or the sense of this House to the judiciary. Will definitely ensure that even if there are vacations, the functioning of the court should not be stopped. Although there is a vacation bench, but that bench is very, very limited one. So that is why I feel that the court can think about giving a space which will lead to functioning of the court in a limited manner during the vacation period also. Thank you. Now question number 92, Honorable P. Wilson. Sir, thank you, Deputy Chairman, sir. Please. माननीय मंत्री जी. Thank you, Deputy Chairman, sir. I have the privilege to lay my question First in question. presence of Honorable Prime Minister. Thank you, sir. First supplementary. First supplementary question. Sir, please tell this August House whether the ministry has taken any steps to prevent cyber attacks from taking place in Kalpakkam Nuclear Power Plant, Kudangulam Nuclear Power Station, and other nuclear power plants, as cyber attacks have been reported to be taken place in the past in the nuclear power plants. Thank you. Deputy Chairman, sir, I appreciate the Honourable Member Shri Wilson's interest in the subject and his concern for his home state of Tamil Nadu and the atomic plants that we have over there. Certainly, there was one such report last year, following which we have put in place a mechanism whereby different levels of screening is done, monitoring is done, and I can assure through you, the August House as well, that the nuclear plants are well protected from all kinds of intrusions, including the cyber attacks. And Tamil Nadu, being one of the important hubs of India's premier nuclear plants, is always a matter of great priority for all of us. Thank you. Second supplementary, Mr. Wilson. Chairman, sir. Sir, please inform this August House what safety measures have been taken by the ministry to reduce the possibility of radiation releasing nuclear accidents, the problems of radioactive water disposal, including safe stocking of spent fuel, and the possibility of contributing to nuclear weapon proliferation. Thank you, Thank sir. you. Deputy Chairman, sir, this concern has been raised from time to time at different forums, including in this House. But so far we have not come across any such incident where on account of radioactivity some damage, any kind of damage might have accrued. And I would rather solicit the support of the honourable members and also the honourable member Mr. Wilson that some of our plants get delayed and stalled because of certain apprehensions in the public, wherein the need is to create some kind of awareness. We have, in fact, in the context of Tamil Nadu itself, we have the Indian Neutrino Institute coming up in district Theni in Tamil Nadu. There also it has got delayed because of certain anticipations and certain protests. But so far we have never had, our plants are very well protected, we have different shields, and the waste material also is disposed of in a particular mechanism following certain SOPs. It is first placed near the reactor for a few months, then away from the reactor, which is known as away from reactor storage for about 5 years,
nearly 30 meters deep into the surface of the earth, and then also reutilized, and never once has there been. In addition, not only from radiation, even from tsunamic incidents, our plants are very well protected. Our western plants, the nearest tsunamic zone is Karachi. For the southern plants, including Tamil Nadu, the nearest is Indonesia. So we have protected from all kinds of such collateral damages. Thank you. Honorable M. Thambi Durai. Thank you, Mr. Sir, I want to know from the Honorable Minister, he has already said there are so many research centers are going to be established to spell out the agony of the people and also concern of the people. He has said that certain incubation centers established only in Atomic Please question, sir. So I want to know from Yes. the Honorable Minister whether he will come set up this kind of research centers in IITs like also institutions Thank you. which can contribute for the spelling out this kind of. Thank you. Thank you, Deputy Chairman, sir. This gives me an opportunity to share with this august House that it was at the behest of Honorable Prime Minister that in 2016, a unique initiative was taken in the form of Atal Innovation Mission. And thereby, a series of Atal Innovation Centers have been set up across the country, not only in IITs, but also in other institutions. Now, coming directly in the context of the question that we have today related to the Department of Atomic Energy, here itself we have 5 such incubation centers, which one of which is, of course, in Mumbai, the BARC, in the premises of the Bhabha Atomic Research Center, and the projections is that it will turn out over 75 startups in the next 5 years. We have the Raja Ramanna Center, again in Indore, where we have set up one of these incubation centers. So we have 5, where we are planning to turn out 22 startups in next 5 years, with 3 trade transfer agreements. Institute of Plasma Research in Gandhinagar, Gujarat, with 32 startups projected. Variable Energy Cyclotron in Kolkata, with 37 startups and 7 transfer agreements. And Indira Gandhi Center for Atomic Energy in Kalpakam, Tamil Nadu. So, and as far as the BARC Center is concerned, already certain allocations have already been done. So we are in the process of setting up, because this is a unique concept, this Atal Innovation Center. They'll function as interface between research and the commercial applications, which was the Honorable Prime Minister's vision to create a synergy between research, academia and industry in order to provide avenues of livelihood, avenues of entrepreneurship, avenues of startups. Thank you. माननीय जुगल सिंह लोखंडवाला. सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि 3 चरणों के न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम कहाँ तक पहुँचे हैं और एवं थोरियम से चलने वाले परमाणु संयंत्र कब तक शुरू होंगे? अगर सुरक्षा की बात होगी, नहीं जवाब देंगे तो कोई बात नहीं. धन्यवाद. सभापति महोदय, ये सत्य है कि भारत में थोरियम के सर्वाधिक रिजर्व मौजूद हैं विश्व भर में, और इसका अगर पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए तो वी आर अ स्टोर हाउस ऑफ थोरियम. और इसका सर्वप्रथम प्रयोग भी यहाँ पर ही हो रहा है. कामनी नाम का हमारा एक रिएक्टर चल रहा है, प्योरली इंडिजिनस, पूरी तरह से आत्मनिर्भर, और यूरेनियम 333 का उपयोग करता है, जो थोरियम से ही पैदा किया जाता है. तो उस दिशा में पहले से ही प्रयास जारी है, और मुझे लगता है कि धीरे धीरे हम बाकी देशों की तुलना में इस क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं. धन्यवाद. माननीय प्रियंका चतुर्वेदी जी. My question to Honorable Minister through you would be, in the last winter session, the Minister had stated the construction of the first prototype fast breeder reactor would be completed by October 2022. What is the status of the FBR at Kalpakam Nuclear Complex in Tamil Nadu? Thank you. Thank you. I'm glad, Deputy Chairman, sir, the Honourable Member has followed up this issue. Kalpakam is one of the oldest. We have 4 units, and it's totally indigenous, and the reactor that you are mentioning is nearly complete. So I think we are making a headway. In fact, that also, if I, with the permission of the chair, I might add over here, that it is only in the last about 8.5 years, many of the units have been made functional. For example, one of the premier installations was Kundakulam, and it started way back in 2002. But it was only after 2014, after 12 years,
that the first unit was made functional in December 2014, followed by in the next year the second unit, and the work has started on third and the fourth unit. And we plan to go up to 6 units by next 5 years or so. So most of this functional activity has happened in the last 8.5 years, and the integrated project that you refer to is almost complete. Thank you. Now question number 93, Honorable R. Girirajan. Yes, please. Manya Mantri. Put your first supplementary. Thank you, Deputy Chairman, sir. Air pollution of severe nature is a root cause for the death of 6 lakh children worldwide. The dangerous pollutants like ozone, particulate matter, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, carbon monoxide and lead cause several problems for children's health. Prenatal exposure to polluted air causes neurodevelopmental disorders in children. Exposure to polyclinic aromatic hydrocarbons. Please be brief in your question, please. Exposure. Polyclinic atomic hydrocarbons was associated with the symptoms of anxiety and depression and reduced IQ among the children. My question to Honorable Minister is whether the Union Government has taken any protective measures to control air pollution of different nature of ensure children's health in India. Thank you. And if so, the details Thank you, Mr. Girirajan. You have put your question, please. माननीय उपसभापति महोदय, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 131 शहरों का चुनाव किया गया है। जहां तक उसके कार्यक्रमों का संबंध है, एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए नगरों में जो कचरा जलाने का है, उसके ऊपर एक अच्छी तरीके से प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना, सरकार के द्वारा जो संसाधन है, विशेष रूप से उस प्रकार के ऊर्जा के संसाधन जैसे सीएनजी, एलपीजी और पीएनजी को ज़्यादा प्रोत्साहित करना, एथेनॉल ब्लेंडिंग को प्रोत्साहित करना, एयर क्वालिटी को रखने के लिए विशेष रूप से दिल्ली में हम लोगों ने BS4 से BS6 के जो फ्यूल स्टैंडर्ड्स को हमने तय किया है। धूल के जो कण होते हैं उसके लिए हमने गाइडलाइन निकाली है। जो निर्माण कार्य होते हैं उसमें धूल के कणों को किस प्रकार से नियंत्रित करा जाए उसकी गाइडलाइन निकाली गई है। और इन सब नियंत्रणों के अंतर्गत अगर ये देखा जाए कि 2022 में जो 131 जो नेशनल क्लीन एयर मिशन का जो प्रोग्राम चला है, उसमें लगभग देश के 95 शहरों में पिछले 4 वर्षों से अगर देखेंगे तो जो PM10 जो पार्टिकुलेट होता है उसमें काफ़ी कमी आई है। हमने शहरों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कि कौन शहर ज़्यादा अच्छा एयर क्वालिटी को रख सकते हैं, उसके लिए पुरस्कार देने का भी विषय किया है। और इस वर्ष 9 शहर विशेष रूप से लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, फिरोजाबाद, अमरावती, मध्य प्रदेश में देवास, उड़ीसा में सुंदरनगर और हिमाचल में नालागढ़ को एक इस प्रतियोगिता के तहत पुरस्कृत भी किया गया। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और सेकंड सप्लीमेंट्री मिस्टर गिरिराजन। Sir, I would like to know from the Honorable Minister the funds allocated for the National Clean Air Program, NCAP, and the National Green Mission and other programs under the umbrella of the National Action Plan on Climate Change since 2019, state-wise, and why just 2 cities, Trichy and Toothukudi alone included from Tamil Nadu under NCAP, and why other cities, corporations in Tamil Nadu are neglected under NCAP? Thank you. On priority basis, Chennai should be included. Thank you. First, because please be brief. Yes, Please be brief in your question. Chennai should be included in priority. Thank you. माननीय उपसभापति महोदय, इस कार्यक्रम के अंतर्गत 131 शहरों को वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चुना गया है और 2017 की तुलना में मैंने बताया 2024 तक इन शहरों की जो वायु गुणवत्ता है उसमें 25 से 30% कमी लाने के लक्ष्य को किया गया है। इन 131 शहरों को चुनने का जो कारण है वो उनके वायु प्रदूषण में जो एक तरीके से ज़्यादा उनका वायु प्रदूषण खराब है इसलिए चुना गया। चेन्नई का वायु प्रदूषण अच्छा है और अच्छा ही रहना चाहिए, उसके लिए आप भी प्रयास करें। थैंक यू। माननीय श्री नरेश बंसल जी। नरेश बंसल जी। धन्यवाद उपसभापति जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो कदम डिकार्बनाइजिंग के लिए उठाए हैं उससे एयर पोल्यूशन के कारण बीमार होने वाले बच्चों के और उनकी मौतों में कुछ कमी आई है क्या? आई है तो उसका डाटा क्या है? धन्यवाद।
राज्य सरकारों में लगातार मॉनिटरिंग किया जाता है। ये डाटा मेरे पास उपलब्ध है। ऑनरेबल जोस के मनी जी, प्लीज बी ब्रीफ इन योर क्वेश्चन। Sir, the data provided by the ministry to my question on February 9th, it states that for the combined expenditure for environment protection for the last 5 years is 3,102.38 crores, out of which a meager amount of 41.13 crores were spent on pollution abatement. So my question is, when the country around the world are focusing on attention of bluer, cleaner and cleaner future, whether the government has drawn out a clear action plan to reduce environmental pollution and to achieve a clean and sustainable India. Thank you. माननीय मंत्री जी। भारत सरकार के द्वारा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को चलाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 तक 131 शहरों को 6,897 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में वायु सम्मेलन आयोजित किए गए हैं और जो मैंने अपने पूर्व उत्तर में जो कार्य रेखांकित किए थे, उन सब कार्यों को इन शहरों में इस कार्यक्रम के तहत संचालित किया है। धन्यवाद। माननीय मुकुल वासनिक जी। उपसभापति महोदय जी, मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये हकीकत है कि इस वर्ष सन 2022 में दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक सिर्फ एक ही दिन ऐसा रहा जिसको गुड की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। दिल्ली में, भारत की राजधानी में हर साल पिछले कुछ सालों से स्कूलों को ठंड के दिनों में प्रदूषण की वजह से बंद करना पड़ता है। क्या दिल्ली के लिए कोई विशेष योजना केंद्र सरकार ने बनाई जिसके वजह से ये स्थिति से हम निपट सके? धन्यवाद। माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और मैं उनको बताना भी चाहूँगा कि सरकार के प्रयासों के कारण पिछले वर्ष की तुलना में जो पराली जलाने का जो विषय होता था उसमें 32% की कमी आई है। पिछले वर्ष 2021 में 78,550 इंसिडेंट हुए थे, उसके मुकाबले इस वर्ष 53,900 इंसिडेंट हुए हैं। उसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत सरकार के उस कानून को जाता है जिसके अंतर्गत हमने नेशनल ये एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग अथॉरिटी का निर्माण किया है, क्योंकि दिल्ली का जो वायु प्रदूषण है वो दिल्ली नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों के कारण है। इसको एनसीआर भी नहीं मानना चाहिए बल्कि एयरशेड की पहचान को हमने एक तरीके से कानूनी स्वीकृति दी थी। इस एयरशेड के अंतर्गत हमने पराली जलाने का जो विषय है उसमें किसानों को काफ़ी हद तक साथ लेने का काम किया और हरियाणा सरकार तो विशेष रूप से बधाई की पात्र है कि हरियाणा में 40% से ज़्यादा पराली के जलाने में कमी हुई है। दिल्ली का जहाँ तक केंद्र सरकार के द्वारा उठाए गए कदमों का विषय है, दिल्ली में प्रदूषण सबसे पहला वाहनों के कारण होता था। 2014 में जब से हमारी सरकार आई है, ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे उसको पूरा करने का सरकार ने काम किया है। तो जो अब बाहर से जो कमर्शियल व्हीकल आते थे वो दिल्ली के बाहर से जाने लगे हैं। दूसरा जो व्हीकल पोल्यूशन होता था उसको हम BS4 से BS6 में लेके गए हैं। तीसरा जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होता था दिल्ली में हमने 100% PNG कर दिया है और NCR के जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उधर भी अब हमने लगभग 30 से 40% PNG के विषय को आगे बढ़ाया है। दिल्ली के आसपास जो हमारे ईंट भट्टे के जो लोग थे उन्होंने भी हमारा अच्छा सहयोग किया और ईंट भट्टों को हम जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर के गए हैं। दिल्ली में पूरी तरीके से जो डीजल के जो जनरेटर थे उसके प्रयोग पे हमने पाबंदी लगाई। इससे पहले ही जब हमने पिछले साल मॉनिटरिंग करी थी तो गुड़गांव में लगभग 73 सोसाइटी डीजल पे आश्रित थी, जिसको हम रिड्यूस करके 3 लेकर के आ गए हैं। वाहनों द्वारा प्रदूषण की निगरानी के लिए भी जहां हम इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दे रहे हैं, वहां प्रदूषण नियंत्रण का भी प्रमाण पत्र की अनिवार्यता को हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो निर्माण कार्यों में प्रदूषण हो रहा है उसके लिए भी डस्ट मैनेजमेंट के लिए हम कर रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण में हमने एक और जो चीज़ देखी है कि खुले में जो कचरा जलाना है
तो खुले में कचरा जलाने को हम पूरी तरीके से रोक रहे हैं। और दिल्ली के पॉल्यूशन में जो वासनिक जी कह रहे थे, इस बार केवल एक ही दिन ऐसा रहा है, बाकी औसत हमारा बहुत अच्छा रहा है। और हम लोगों ने इस अपने कमीशन के द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान फॉर दिल्ली हमने लागू किया है। और ये इतना सिस्टमेटिक होने लगा है कि जैसे ही AQI का स्तर जब ज़्यादा खराब पे जाता है तो ऑटोमेटिक वो प्लान अपने एक्शन में आ जाता है। और मेरे को लगता है कि NCR के जो हमारे आसपास के भी राज्य हैं वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। और सरकार के द्वारा बनाए गए इस प्रगतिशील कानून का असर आज हम दिल्ली के प्रदूषण नियंत्रण। धन्यवाद माननीय मंत्री, धन्यवाद। नाउ क्वेश्चन नंबर 94 माननीय जवाहर सरकार जी। माननीय मंत्री जी। Sir, the statement is laid on the table. First supplementary. Sir, the first question I would like to ask is, public service broadcasting is now being mandated on all TV channels of India. Public service broadcasting, that was the mandate of Prasar Bharati. Now, has Prasar Bharati failed? Number one. And a sub-question to this is, why is mandate, why is monitoring, why is punishment being issued for a good cause like public service broadcasting? Thank you. धन्यवाद सर। दो इश्यूज इस पे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं उत्तर में। एक की जो नई गाइडलाइंस भारत सरकार ने बनाई है अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग की, पहले दो अलग अलग थी, अब इसको एक ही गाइडलाइन बनाया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ कंप्लायंस, इस पे भारत सरकार ने पूरा जोर रखा है। अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, पहले परमिशंस लेनी पड़ती थी किसी भी लाइव टेलीकास्ट को करने के लिए, अब प्री रजिस्ट्रेशन ही केवल करवानी पड़ती है, आपको जानकारी ही देनी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए इसलिए भी नई गाइडलाइंस को लाया गया है। और स्पेसिफिक टाइमलाइंस के अंतर्गत सर हमने परमिशंस अब देनी शुरू कर दी है, बहुत कम समय में उसको करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है कि आपको दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहाँ पे सब कुछ सुविधाएं मिलेंगी। पहले केवल कंपनीज को परमिशन मिलती थी, अब LLPs को भी तय कर दी है। और पहले एक साल के बाद आपको रिन्यूअल के लिए आना पड़ता था, 5 साल की हमने समय सीमा कर दी ताकि आसानी हो सर। क्योंकि माननीय सदस्य खुद प्रसार भारती के पहले CEO रहे और ये कहना कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर फेल हो गया, इनके मुंह से कम ये शोभा नहीं देता है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार सरकार ने हर प्रयास किया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ कंप्लायंस, दोनों में बहुत सारे सुधार है, बहुत लंबी लिस्ट है। ये ऑक्शन नहीं हम करते एयरवेव्स, हम इसको एलोकेशन करते हैं ताकि जन जन तक टीवी चैनल्स भी अपनी खबर या बाकी सबको पहुंचा सके। बदले में सर अगर सरकार ने इतना कहा कि आप 30 मिनट के लिए जनहित और राष्ट्रहित के मुद्दों को बताइए, तो मुझे लगता है ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम पहले भी सारे ही अधिकतर टीवी चैनल्स करते हैं। और ये ट्राई की गाइडलाइंस में इसको पब्लिक यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो एयरवेव्स को है। और अगर इसका ऑक्शन की बजाय एलोकेशन किया जाता है और जनहित के लिए अवेयरनेस के लिए कहा जाता है, तो मुझे तो खुशी इस बात की होती है अगर माननीय सांसद ये कहते कि इस सरकार ने कदम उठाया कि अब सारे ब्रॉडकास्टर जितने भी हैं वो 30 मिनट के लिए जनहित के मुद्दों को संचारित करेंगे। और बहुत सारे करते भी हैं। रेडियो पर तो 1-1 घंटे का होता है सर। हमने 4 मीटिंग्स तो अपनी अलग से की है, चाहे IBDF हो, NBDA हो या बाकी प्राइवेट चैनल हो, सबके साथ बहुत अच्छी मीटिंग्स हुई है और जनहित में ही इस निर्णय को लिया गया है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय जवाहर सरकार जी। I did not say that Prasar Bharati has failed. I had asked the Honorable Minister whether he finds Prasar Bharati lacking. I have asked 3 questions and none of the replies have been given. Please put your second question. Sir, my second question is that A was, why did you issue it? Now you go and tell me what has been done. Please question. I had asked whether Ramayana and Mahabharata would fit in public service broadcasting and whether this public service broadcasting can be adjusted or fresh programs need to be done. None of these have been replied to, sir. Thank you. This list is not exhaustive. Other issues of national importance and social relevance can be added to that. It is very open and clear, and we are not restricting the TV channels to do it to up to on those 7-8 channels. They can look at other issues of national importance and social relevance. उसमें तो कहीं कोई बंदिश ही नहीं है. We have left it very open.
और इसमें कोई बंदिश नहीं है सर, ये कोई वॉलंटरी करना है सब कुछ, इसमें कोई ऐसी कोई सख्ती नहीं कि आपको ये करना ही करना है। 30 मिनट के लिए अगर देश के हित में, पहले भी बहुत सारे इश्यूज दिखाए जाते हैं, उसमें से 7-8 बताए गए, बाकी ओपन रखा गया है। इसमें तो कोई, मुझे लगता है इसका तो जितना स्वागत किया जाए उतना कम है। तो जनता के हित के विषय हमने उठाए हैं, और जब अब चुने हुए प्रतिनिधि अगर जनता के हित के विषय को कहेंगे कि नहीं करें या क्यों करें, रामायण महाभारत की यहाँ पे कहीं बात नहीं की, नेशनल इंपॉर्टेंस के कोई भी विषय होगा जो चैनल्स को लगता है उसको स्वागत योग्य है। थैंक यू। माननीय राकेश सिन्हा। माननीय राकेश सिन्हा। पूरे दिन रामायण महाभारत ही दिखाओ। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत प्रकाशन विभाग है, जिसमें अनेक पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है, जैसे आजकल है, कुरुक्षेत्र है, योजना है। इन पत्रिकाओं का रुख और प्रवृत्ति और जो उसका कंटेंट 1950-60 की दशक की तरह ही चल रहा है। उसे संदर्भ अनुकूल और जुगानुकूल और नई पीढ़ी के अनुकूल बनाने के लिए क्या कोई प्रयास हो रहा है? थैंक यू। इसको सुझाव के रूप में लेता हूं। धन्यवाद। माननीय एमएम अब्दुल्ला जी। माननीय एमएम अब्दुल्ला, ऑनरेबल एमएम अब्दुल्ला। Honorable Deputy Chairman, sir, thanks for the opportunity given me to ask the supplementary question on question number 94. Sir, my supplementary is whether the priority for regional language programs will be given in this 30 minutes of airtime for public service broadcasting, and it will fit in these guidelines. Thank you, sir. Thank you. Sir, except sports channels, we have asked other channels to do the program for 30 minutes as per their convenience. There is no time slot for them, no language bar for them. It is left to them only. The list is not exhaustive. They can add other issues of the social relevance in the regional languages also. And the government of India is time and again, is in consultation with various channels. चाहे वो प्रसार भारती के रीजनल चैनल्स हो, वहाँ पर भी रीजनल लैंग्वेजेस में अलग अलग प्रोग्राम्स को दिखाया जाता है, और पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अलावा जो बाकी चैनल्स हैं, अगर वो रीजनल लैंग्वेज में ही है सर, तो उनको ये उचित ही होगा कि रीजनल लैंग्वेज में ही वो 30 मिनट के प्रोग्राम को दिखाएं। दिन के किसी समय में भी वो दिखा सकते हैं, जरूरी नहीं कि एक स्पेसिफिक समय में दिखाना है। थैंक यू। माननीय राघव चड्ढा जी। माननीय राघव चड्ढा जी। हो गया सर आप खुद एक अन्य सदस्यगण कृपया ध्यान रखें कि आपकी पार्टी के अगर किसी मेंबर को पहले मौका मिल चुका है तो चेयर के पास बड़ा सीमित मौका होता है। एक ही पार्टी और एक ही समूह को अगर बार बार हम एक सवाल पे मौका दे तो चेयर का बंधन और सीमा आप समझते हैं, इसलिए प्लीज जैसा चेयरमैन साहब ने कहा है अपने नाम भेज दें और उस प्रक्रिया का पालन यहाँ होता है जिसके तहत आपको मौका मिलता है। माननीय राघव डिप्टी चेयरमैन सर, आप खुद एक जर्नलिस्ट रहे हैं और खबरों के महत्व को समझते हैं और कैसे इस देश के अंदर सवाल जी कैसे इस देश के अंदर न्यूज अब नॉइज में तब्दील होती जा रही है। मेरा सवाल बड़ा सरल है सर। इस देश में अधिकतर चैनल शाम 5 बजे के बाद रात 11 बजे तक एक भड़काऊ बहस कराकर मानसिक प्रदूषण फैलाने का प्रयास करते हैं। मेरा सवाल बड़ा सरल है माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कि क्या उन भड़काऊ चैनल्स और उन भड़काऊ एंकर्स के खिलाफ सरकार कोई योजना लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है, वो सदन को बताया जाए। धन्यवाद सर। मुझे लगता है इसमें बड़ा स्पष्ट तौर पर जो नियम भी कहते हैं, 3 चरण पर इसकी हमने प्रक्रिया है। पहली, अगर आपकी ऐसी कोई शिकायत है तो जो चैनल इस तरह का प्रोग्राम करता है उसी के स्तर पर उसका निवारण होगा। उसके बाद जो एसोसिएशन है उसके स्तर पे होगा। अगर नहीं होता है तब इंटर डिपार्टमेंटल कमेटी के पास आएगा। और अभी तक आपकी कोई भी ऐसी शिकायत, आपकी मीन्स आप वैसे जनता के बीच में से ऐसी कोई शिकायत ऐसी अभी नहीं आई है जहां पर ऐसे भड़काऊ या कोई ऐसा आपको लगता हो। अगर आपके पास ऐसी किसी चैनल के प्रति कोई शिकायत है तो मैं चाहूंगा कि माननीय सांसद हमें निश्चित तौर पर लिख कर दें, और नियम के अनुसार जो कार्रवाई होगी, 3 टियर सिस्टम है, उसमें पहले चरण पर ही उसका निवारण हो जाएगा। अगर नहीं होता, अगर तीसरे पर भी आती तो डिपार्टमेंट वहां पर कहीं पीछे नहीं रहने वाला है। हम ऐसी शिकायतों पर अवश्य देखेंगे क्या कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन इसकी सर 3 टियर सिस्टम है जिसमें चैनल के स्तर पर सबसे पहले निपटा जाता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 95 डॉक्टर सस्मित पात्रा। 5। माननीय मंत्री जी।
Deputy Chairman sir, the answers laid on the table of the House. First supplement. माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाली यात्रा उड़ीसा के कटक में होता है, कटक शहर में, जो कि भारत के गौरवशाली इतिहास को और विशेषकर उड़ीसा में जो सी फेयरिंग, जो साधुबौद्ध थे, हमारे सेलर्स थे, जो इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, जावा जाते थे, उस ट्रेडिशन को फिर याद दिलाता है। उस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी ने एक रिक्वेस्ट भेजा था कि उसको नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल के तौर से उस पर स्टेटस दिया जाए। मेरा पहला सप्लीमेंट्री इस माध्यम से है कि माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के माध्यम से उनका कोई परव्यू नहीं है, तो क्या मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इस तरह के जो बाली यात्रा जैसे हमारे हेरिटेज फेस्टिवल्स हैं, क्या उनके लिए कोई मापदंड तय करेगा फॉर अ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज लिस्ट, जिससे कि आगे के दिनों में केवल बाली यात्रा नहीं, ऐसे कई ऐसे विषय हो सकते हैं देश में जिसको कि उस लिस्ट में शामिल किया जाए। धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से ऑनरेबल मेंबर को बताना चाहती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में 8 नवंबर 2022 को ही आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट के साथ, जो कि ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम ऑफ इंडिया है, उसके डिवीजन के साथ में SOA जो के माध्यम से ये फेस्टिवल को इसको उत्सव को मनाया गया, और वो भी कटक में भी मनाया गया, भुवनेश्वर में भी, और उसमें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें भारत सरकार ने ये तय करवाया कि जो भारत एक ऐसा देश रहा जिसका साउथ ईस्ट एशिया और अन्य देशों के ऊपर ट्रेडिशंस में, कल्चर्स में, ट्रेडिंग एक्टिविटी में बहुत अधिक महत्व था, और इंडियन ओशन भारतीय के नाम पर जो एक समुद्र है उसका भी नाम रखा गया, तो उसकी महत्वता को सामने रखते हुए, समकक्ष रखते हुए इसके ऊपर बहुत ही विस्तृत रूप से 3 दिन का जो है उत्सव मनाया गया है। और प्रोजेक्ट मौसम भी एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें इसके विभिन्न अंगों को भी जोड़ने का काम किया जा रहा है। विभिन्न देशों के साथ बातचीत इन सब विषयों पर चल रही है, और बाली यात्रा भारत के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन बाली के अंदर भी इसी उत्सव को मनाया जा रहा है, तो ये जो संगठित रूप से इस पर काम किया जा रहा है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री। धन्यवाद करता हूं, उन्होंने जो पहला अपना उत्तर रख दिया है और उसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विषय दिए हैं, उसी पर मेरा दूसरा सप्लीमेंट्री है। उन्होंने कहा है राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसकी एक बहुत बड़ी पहचान है, तो क्या मिनिस्ट्री इस बारे में सोचेगी कि राष्ट्रीय स्तर पे और बाली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो ICCR है और दूसरी हमारी एजेंसीज है, उनके माध्यम से बाली यात्रा जो कटक में उड़ीसा में होता है उसका और प्रसार प्रचार किया जा सके? धन्यवाद। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, उसका प्रचार प्रसार भी है, लेकिन उससे ज्यादा जो बड़ा विषय है वो ये है कि एक और उत्सव है जिसका नाम है मस्कापान के तुकड़। ये मनाया जाता है बाली के अंदर। तो आगे की व्यवस्थाओं में जो मैंने पहले एक और सदस्य अभी है नहीं, अमर जी और अन्य सदस्य जो हैं बीजू जनता दल से ही हैं, उन्होंने भी इस विषय पे मेरे से बात की थी, तो मैंने कुछ आग्रह किया था उनको कि इसको अगर आप उड़ीसा के किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से प्रॉपर डॉजियर रिसर्च करवा के हमको मदद करेंगे तो हम इस विषय पर आगे सोच सकते हैं। और मैं अपनी बात को आपके माध्यम से दोहराना चाहती हूँ कि उड़ीसा सरकार, राज्य सरकार और यूनिवर्सिटी जो इसकी संबंधित रिसर्च है एंशिएंट टाइम से लेकर अब तक की, उसके ऊपर थोड़ा काम करें, और उसी प्रकार से हम इंडोनेशिया से भी बात करके बाली का जो इतिहास है और उसमें जिस तरीके से वो मस्कापान के तुकड़ का इतिहास है उनको हम जोड़कर कुछ विचार किया जा सकता है। धन्यवाद। डॉक्टर एल हनुमंतैया जी, इट्स गुड दैट यू आर आस्किंग क्वेश्चन रिलेटेड टू नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज फेस्टिवल स्टेटस ऑफ बाली यात्रा ऑफ कटक. The question relates to Cuttack. No, I have other issues also in this, sir. So you have to put your question on Cuttack and Odisha. Yeah. You know you run the house. Sir, my concern is the answer given in the question. There is no scheme for giving status of National Maritime Heritage Festival to
Bali festival. But I suggest the government, why not the culture department has to take the cognizance of historical festivals like Dasara in Karnataka, Hampi Utsav in Karnataka, which has got UNESCO recognition. And some are important historically, some are important religiously. So the department has to take the cognizance of these across the country and recognize them as nationally important festivals, which will be धन्यवाद effective. धन्यवाद माननीय मंत्री जी, यह सुझाव है माननीय सदस्य का, खुद उन्होंने कहा दिस इज माय सजेशन, तो आप पे निर्भर है, आप जवाब देना चाहें तो दें। जी नहीं, मैं खाली आपकी अनुमति से उसी बात को थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहती हूँ, और वो ये है कि अभी हाल फिलहाल में दुर्गा पूजा को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज ICH का जो दर्जा मिला, उसमें भारत सरकार ने काम किया है, और भारत सरकार ने दुर्गा पूजा को वो सम्मान देने का काम किया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो भारत सरकार लगातार इस प्रकार के प्रयास करती रहती है, और ICH के अंदर हर 2 साल में एक हम एंट्री बेच पाते हैं। तो विभिन्न समय पर विभिन्न भारत की धरोहर इतनी बड़ी है, इतनी अधिक है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुछ नियमितताएं हैं, उसके अनुसार हम कभी साल में किसी चीज की एंट्री बेच सकते हैं, किसी अन्य विषय पर 2 साल में एक एंट्री बेच सकते हैं। और इसीलिए मैंने सस्मित जी को भी कहा कि डॉजियर्स उसके अच्छे तैयार हो, उसके ऊपर काम हो, और ऐतिहासिक रूप से, एकेडमिक रूप से तो भारत सरकार की मदद होती है, और राज्य सरकारों में और राज्यों को ये प्रयास करके भारत सरकार के साथ अच्छे संबंध रखते हुए वो भेजनी चाहिए। और कई बार हम लोगों ने दुर्गा पूजा में तो 100% जिस प्रकार से भारत सरकार ने काम किया वो आप सबके समक्ष है, और भारत सरकार चाहती है कि भारत की धरोहर का पूरे अंतर्राष्ट्रीय और पूरे विश्व में नाम रोशन हो। धन्यवाद। डॉक्टर फौजिया खान जी, question is on Jatra of Cuttack. The minister can consider, like, Maharashtra has a rich maritime culture also. Here, the incorporation of Chhatrapati Shivaji Maharaj's naval ensign Akshoni, it in the INS Vikrant is an important testimony to it. So does the government plan to set up a national maritime heritage complex in Maharashtra as is being set in Lothal, Gujarat? Thank you. If not, the reasons therefore. Thank you. Honorable Sir, the India's maritime history needs to be celebrated by people across the globe, because somewhere that has been neglected. The fact is that our maritime history is as old as a few centuries before Christ. Many ports are found in Orissa, which are 4th, 5th century before Christ. Lothal happens to be the ancient most port in India, man-made port. 7th century BC का वो port है, 7th, 8th century BC. So comparison between Lothal and the maritime history in Maharashtra, it's uncomparable. They cannot be compared with. So far as maritime achievements of India is concerned, whether it's Maharashtra or it's Orissa or it's the coastal regions of India, each part needs to be celebrated. And I would request that many actions can be taken by the state governments. Many actions can be taken up by the central government. Central government under Azadi Ka Amrit Mahotsav and various other schemes is encouraging the state governments and is working with them. So if any such proposal or things come, it will be considered on its merit, but state government is also free to take up these issues. Thank you. Honorable N.R. Elango. Son Orissa. Similar one. Honorable Deputy Chairman, I would like to know whether the government is having any plan to declare Jallikattu festival, which is having 4,000 years of history, and it is also connected with religious sentiments of peoples of Tamil Nadu, as a national heritage festival, or in the alternative, to declare it as a preserved tradition under Biodiversity Act. Thank you. Proposal as of now,
and any such thing comes, it will be decided on its own merit. And each part, I mean, I can very proudly exhibit, not just before this house, but all over the whole world knows that diversity in India is as wide and vast as it can be thought of. No other country can be compared with. Each state, each part of the country, each village will have its own festival, its own festivities. I can provide a list that how Government of India is working with all the centers under our zonal cultural centers. We try to celebrate right from Indus festival to Dasara in Maharashtra, and lay from north to south, east to west. We work with every state, and if there is any requirement of any such grant or working with Government of India, we'll welcome that. But National Heritage Festival, we cannot choose one over the other, and I'm sure member would appreciate that. Thank you. Question number 96, माननीय श्री कपिल सिब्बल जी। माननीय मंत्री जी। उत्तर माननीय ब्रिजलाल जी। धन्यवाद डिप्टी चेयर। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में चंदौली में चंद्रप्रभा सेंचुरी रही है, जहाँ पहले से लायंस वहाँ पर लाए गए थे, लेकिन पिछली गवर्नमेंट के मिसमैनेजमेंट के कारण अब वहाँ एक भी लायन नहीं है। सवाल क्या सरकार चंद्रप्रभा सेंचुरी चंदौली में गिर लायन को दोबारा बसाने का प्रयास करेगी? धन्यवाद। माननीय उपसभापति जी, हमारे देश को इस बात का गर्व है कि हमारे देश में एशियाटिक लायन 100% केवल हमारे देश में है, और वो सभी गिर के क्षेत्र में हैं। न केवल गिर का क्षेत्र, विशेष रूप से सौराष्ट्र, जिसमें जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाद, पोरबंदर, जामनगर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, ऐसे 53 तहसीलों में 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में है। और गुजरात सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उसमें ये जो शेर हैं, इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी हुई है। गिर के आसपास गिरनार, सावरकुंडला और पानिया सेंचुरी भी हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने एक कमेटी का भी गठन किया। इनके संरक्षण, इनके विकास के लिए इनका जो नेचुरल डिस्पर्सन है, वह काफ़ी ज़्यादा इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए आवश्यक है, और वो क्षेत्र केवल गुजरात के अंतर्गत ही आता है। इसलिए अभी जो सरकार की योजना है, इनका नेचुरल डिस्पर्सन और बगल के क्षेत्रों में हो, और गुजरात में ही इनको रखे जाने की योजना। धन्यवाद। माननीय नदीमुल हक जी। Supplementary, sir. Sir, Project Lion is something that is very close to our hearts. I would like to ask the Minister that how much fund has been allotted for this project, and is there any plan to increase this allocation? Thank you. Sir, Project Lion के अंतर्गत प्रोजेक्ट लॉयन, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, उसके साथ साथ 2 और विषयों पे हम काम कर रहे हैं। अभी चीतों की पुनर्स्थापना करी है, और एक और जो हमारा जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है डॉल्फिन, उसको लेकर भी मंत्रालय के द्वारा योजना तैयार की जा रही है। हमारे देश में लगभग 22 ऐसी प्रजातियों की पहचान की गई है जो एंडेंजर्ड हैं और पूरे देश भर में व्याप्त हैं, जिसमें स्नो लेपर्ड है, एशियाटिक लॉयन है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, डॉल्फिन है, मणिपुर में हमारे हंगुल है, कुछ हमारे जो टर्टाइल हैं, उसके बाद ईडेबल नेस्ट स्विफ्टलेट है, एशियाटिक वाइल्ड बफेलो है, शंघाई है, मालाबर सीवेट है, इंडियन राइनो है। तो सभी के लिए मंत्रालय के द्वारा अलग अलग योजनाएं की जाती हैं, और पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है। जहां तक माननीय सदस्य ने स्पेसिफिक राशि की पूछी है, मैं तथ्य संज्ञान में लाकर आप तक पहुंचा। माननीय कांता करदम जी। धन्यवाद सर। कांता माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, क्या सरकार का
क्या सरकार के देश में वन क्षेत्र के विस्तार के लिए कोई नए प्रयास करने का प्रस्ताव है? माननीय कांता जी, हाउस स्टैंड्स एडजर्न टिल 2 PM.